यस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे थे वर्किंग कैपिटल, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। चलिए स्टार्ट करें। यस क्लास 12 बट हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बट इससे पहले मुझे एक कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझाना है, क्योंकि ये चीज़ आपको अपनी बुक में मिलेगी और फिर से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका क्या मतलब है। नहीं समझ में आएगी तो इस चीज़ को आप छोड़ देंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप 12th में कोई भी कंसेप्ट को छोड़ें। हर चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, राइट। चलिए अब हम हमेशा ध्यान रखिए बेटा, जब भी हम पढ़ते हैं तो ये नहीं कि सिर्फ हमें ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है। 12th में आप ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपको किसी भी लाइन से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी केस स्टडी बन सकती है। तो वो लोग जो ऐसे करते हैं कि सिर्फ एक फैक्टर कराया, वर्किंग कैपिटल मीनिंग कराया एंड देन काम खत्म। नो, कई बार हम ऐसी लाइन्स पे अटक जाते हैं जब हम बुक रीड कर रहे होते हैं, जो लाइन्स हमें कई बार बहुत परेशान करती हैं, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, समझ नहीं आ रहा, तो लेट इट बी, छोड़ दो उसको और देन आगे बढ़ो। तो ये कोई किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। ज़रूरी है कि हर चीज़ समझिए जो कि आपकी बुक में दे रखी है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है और ये 12th बोर्ड है, राइट। चलिए अब मैं एक चीज़ समझा रही हूँ आपको, लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। हम कहते हैं कि जो वर्किंग कैपिटल डिसीजंस होते हैं वो एक बिज़नेस की लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ये लाइन आपको मिलती है। अब ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्या मतलब हुआ इसका? बस ये चीज़ आ गया कि लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी में बैलेंस होना चाहिए। तो चलिए इसी को समझते हैं। अभी लिक्विडिटी क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है, ये तो चीज़ आप अपने उसमें भी कर चुके होंगे, अकाउंट्स में अब तक आपके आ चुके होंगे रेशोस, तो उसमें आपने देखा होगा लिक्विडिटी मतलब, अगर मैं प्रैक्टिकली लैंग्वेज यूज़ करूँ तो प्रैक्टिकली देखूँ तो लिक्विडिटी मीन्स होता है कि मेरे हाथ में इस टाइम कितना पैसा है। मतलब अगर मेरे हाथ में इनफ है पैसा, इनफ कैश है, इसका मतलब मेरा बिजनेस बहुत अच्छे लिक्विडिटी पोजीशन में है। और अगर मेरे पास कैश नहीं है, देखो बेटा एक डिफरेंस समझो, मैं ये प्रॉफिट की बात नहीं करी कि मेरे पास प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट बहुत हो सकता है। मेन मैं बात कर रही हूँ कैश की, कि इस टाइम मेरे पास कैश कितना है। अगर मेरे बिज़नेस में इस टाइम कैश बहुत अच्छे पोजीशन पे है, बहुत अच्छा है, इसका मतलब मेरा बिज़नेस लिक्विडिटी पोजीशन पे है, अच्छी लिक्विडिटी है। और अगर मेरे बिज़नेस के पास कैश नहीं है, हमारे पास कैश ही नहीं है, तो फिर लिक्विडिटी अच्छी नहीं है हमारी। अब आप सोचेंगे कि ये ज़रूरत क्या है कैश को ज़्यादा रखने की? कैश को ज़्यादा रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है बेटा, क्योंकि कई बार हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि तभी आपको फ़ायदा दे पाते हैं जब आपके हाथ में कैश हो। इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम चेक करते हैं। आपने 11th में पढ़ा होगा कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट आपको कब मिलता था? तब मिलता था जब हम परचेज कर रहे हैं और कैश इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं। तो एट दैट टाइम आप कैश डिस्काउंट का फ़ायदा कब उठा सकते हैं? जब आपके पास प्रॉपर कैश हो। सपोज़ मैंने बहुत बड़ा स्टॉक ख़रीदा एट दैट टाइम, जिससे मैंने ख़रीदा सप्लायर से, सप्लायर ने मुझे बोला कि मैं आपको अवेल करता हूँ कैश डिस्काउंट, अगर आप मुझे अभी पेमेंट कर देंगे तो मैं आपको 5% कैश डिस्काउंट दे सकता हूँ। तो मतलब अगर मैं एक बड़े लार्ज अमाउंट का स्टॉक ख़रीद रही हूँ तो मैं सिर्फ 5% कैश डिस्काउंट को अवेल करने से तब रह जाऊँगी अगर मेरे पास कैश नहीं होगा। देखो पैसा तो मुझे देना है, आज नहीं कल तो मैं उसके स्टॉक की पेमेंट तो करूँगी जो मैंने सामान ख़रीदा है, लेकिन अगर मैं आज कर देती तो शायद मुझे वो 5% डिस्काउंट, एक बड़ा डिस्काउंट मिल जाता और मुझे फ़ायदा हो जाता। पर मैं नहीं ले पाऊँगी। क्यों? क्योंकि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है इस टाइम। तो ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट होते हैं जहाँ पर कैश की नीड होती है, लेकिन हम उस प्रोजेक्ट का फ़ायदा इसलिए नहीं उठा पा रहे क्योंकि हमारे पास कैश नहीं है या फिर हमारी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है। तो इसीलिए एक बिज़नेस की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी होनी भी ज़रूरी है। अब दूसरी बात हम समझते हैं प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये होता है प्रॉफिट कमाना। एक सिंपल सी बात है बेटा, जब मैं ये कहती हूँ कि मेरे हाथ में कैश ज़्यादा होना चाहिए ताकि मेरी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी हो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, जितना मैं अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छा करूँगी प्रॉफिटेबिलिटी मेरी उतनी ही कम होती जाएगी। एक सिंपल सी बात है, मेरे पास अगर सपोज़ 50,000 रुपीज़ हैं, मैं तो अपने पास रखे हुए हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी करनी है। लेकिन
यही लिक्विडिटी अच्छी पोजीशन करने की वजह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि वो 50,000 जो मैंने अपने पास रख रखे हैं, अगर मैं इसको इन्वेस्ट करती तो शायद मेरे पास और भी पैसा आ जाता। मतलब वो 50,000 के ऊपर और भी पैसा मैं अर्न कर सकती थी, जो मैंने 50,000 संभाल के रख रखे हैं। हो सकता है मैं इस 50,000 का स्टॉक खरीद लेती, फिर स्टॉक को फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करके उसको सेल करती, अच्छे पैसे कमा लेती, मतलब मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता। लेकिन मैंने तो वो 50,000 कहीं नहीं यूज़ किए, मैंने तो अपने पास रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी चाहिए। तो मैं एक सिंपल सी अगर आपको बात समझाऊं कि अगर कोई भी बिजनेस अपनी लिक्विडिटी पोजीशन को अच्छा करता है तो ऐसे में जो इफ़ेक्ट क्या पड़ता है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है, क्योंकि वो पैसा जो वो इन्वेस्ट करके और प्रॉफिट कमा सकता था वो उसने अपने पास रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी रखना चाहता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर मैं पैसा लगा देती हूँ प्रॉफिट कमाने के लिए तो लिक्विडिटी कम हो जाती है, और अगर मैं नहीं लगाती हूँ तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है और लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रा होते हैं। हमें लिक्विडिटी भी चाहिए, हमें प्रॉफिटेबिलिटी भी चाहिए। तो इसीलिए एक फाइनेंस मैनेजर को कहा जाता है कि ये आप जब वर्किंग कैपिटल का डिसाइड करें कि मतलब आपको कितना कैश रखना है अपने पास, कितना पैसा करंट एसेट्स में आपको रखना है, तो आप ये ध्यान रखिए कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी दोनों में बैलेंस लेके रखिए। हमारे पास इनफ लिक्विडिटी भी होनी चाहिए और इनफ प्रॉफिटेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सारा पैसा आप रख दो, प्रॉफिट भी कमाओ और आप लिक्विडिटी भी रखें। तो दोनों के बीच में एक बैलेंस स्ट्रक करना चाहिए वर्किंग कैपिटल डिसीजन लेते हुए। आपका केस स्टडी में क्वेश्चन आता है कि प्रॉफिटेबिलिटी और लिक्विडिटी में एक बैलेंस स्ट्रक होना चाहिए, कौन सा डिसीजन है? तो ये वर्किंग कैपिटल डिसीजन रहता है, या वर्किंग कैपिटल जो भी हम डिसाइड करता है एक फाइनेंस मैनेजर, तो वो डिसाइड करते हुए ध्यान रखता है कि मुझे बैलेंस स्ट्रक करना है। यहाँ पे 2 वर्ड मैंने बोले हैं, प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। जहाँ ये वर्ड आए तो वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन होगा, राइट। तो हम इसीलिए ये लाइन देखते हैं अपनी बुक्स में, वर्किंग कैपिटल अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। अब समझ में आ गया? अब हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों वर्किंग कैपिटल से कनेक्टेड है और दोनों में बैलेंस को रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना। आई थिंक अब ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, कोई भी ऐसी लाइन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह गई है जो कि आपकी बुक में दी हुई है और मैंने नहीं समझाई, क्योंकि एवरीथिंग जो भी चीज़ आपके कंसेप्ट हैं वो सारे मैं समझा चुकी हूँ, राइट। फिर भी अगर कई बार कोई कंसेप्ट रह जाता है किसी बुक में, आपको लगता है कि नहीं दिस इज़ द एक्स्ट्रा थिंग आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, तो आप मुझे उसको कमेंट में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि वो कंसेप्ट क्या है और क्या नहीं है, राइट। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हमें कितना पैसे की ज़रूरत है, वर्किंग कैपिटल में कितना पैसा लगाएं, तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, या फिर एक फाइनेंस मैनेजर कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखता है। सबसे पहले विच टाइप ऑफ बिजनेस ही इज़ जस्ट डूइंग, विच टाइप ऑफ बिजनेस, विच नेचर ऑफ द बिजनेस ही इज़ डूइंग, लाइक बिजनेस जो वो कर रहा है उसका क्या नेचर है। हमेशा ध्यान रखिए बेटा, 2 तरह के हम लेके चलते हैं इसमें। हमारा बिजनेस या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा या फिर हमारा ट्रेडिंग बिजनेस होगा। देयर विल बी 2 टाइप ऑफ, दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ इस पॉइंट में आप ये दिखाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर ट्रेडिंग बिजनेस है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या रहेगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक सिंपल सी बात देखो, हम इसको क्रैम नहीं करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें पता है कि वी हैव टू परचेज द रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, वहाँ पैसा लगाना पड़ेगा, उसको चेंज करेंगे हम, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर बाद में वो फिनिश प्रोडक्ट में चेंज होगा, फिर हम उसको सेल करेंगे, डेटर्स को लिए पैसा के लिए हम वेट करेंगे क्योंकि हम उधार में भी सेल करते हैं। तो मतलब आपका पैसा एक लंबे टाइम तक अभी तक फंसा रहेगा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो पैसा फंसा हुआ है एक लंबे टाइम तक फंसा हुआ है, राइट। फ्रॉम रॉ मटेरियल से लेकर देन कन्वर्टिंग इनटू फिनिश प्रोडक्ट, और देन डेटर से आप उस पैसे को लेंगे, और फिर क्या आप इतना देर वेट करेंगे कि जब वो पैसा आएगा तो फिर मैं दोबारा अपना स्टॉक को ख़रीदूँ और फिर मैं स्टार्ट करूँ? ऐसा तो नहीं होगा, वो तो अपना प्रोसेस चलता रहेगा। आपको और पैसा चाहिए होगा ताकि आप क्या करें, दोबारा से अपना स्टॉक ख़रीदें और फिर से स्टार्ट कर दें, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है।
जबकि हम ट्रेडिंग बिजनेस की बात करें तो ट्रेडिंग बिजनेस क्या है, ओनली परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब आप खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं बेच रहे हैं। तो जब आप खरीदते हैं और बेचते हैं तो पैसा फटाफट आपके पास आ जाता है। मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसा आया, फिर से आपने खरीदा, फिर उसको बेचा, फिर से पैसा आया, फिर खरीदा बेचा। मतलब और वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, जो लगी हुई है इतना ही इनफ है। तो या फिर मैं एक लाइन में अगर मुझे ये कहना पड़े तो मैं कह सकती हूँ कि वर्किंग कैपिटल जो है डिपेंड करती है नेचर ऑफ बिजनेस का। अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी, और अगर ट्रेडिंग बिजनेस है तो यहाँ पर आपको कम वर्किंग कैपिटल चाहिए होगी। देन कम टू सेकेंड, दैट इज़ स्केल ऑफ बिजनेस। तो ये हम सबको पता है, या तो बिजनेस लार्ज स्केल पे होगा या स्मॉल स्केल पे होगा। लार्ज स्केल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है। ध्यान रखिए, ये चीज़ हमने फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट में भी किया था। हमने कहा था अगर लार्ज स्केल पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लार्ज स्केल ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी आपको चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम, लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, एक बड़ा स्केल पे आप काम कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। और अगर हम छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं या छोटा है हमारा बिजनेस का स्केल तो हमारे को कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, देन नेक्स्ट इज़ बिजनेस साइकिल। व्हाट इज़ बिजनेस साइकिल? बिजनेस साइकिल इज़ लाइक, मैंने आपको एक बताया था लास्ट वीडियोज़ में, अभी मुझे याद नहीं है कहाँ बताया था, तो वहाँ पर मैंने आपको ये बताया था टू टाइप ऑफ मार्केट सिचुएशंस आर देयर, जैसे बूम एंड डिप्रेशन। दो तरह की मार्केट सिचुएशन होती हैं बेटा, एक होती है बूम और एक होती है डिप्रेशन, रिसेशन भी बोलते हैं कई बार, आप इसको देखिए। देयर आर टू टाइप ऑफ सिचुएशन, बूम एंड डिप्रेशन, और रिसेशन भी बोलते हैं, स्लो डाउन भी बोलते हैं इसको। और क्या होता है एक बार समझते हैं। बूम मार्केट वो होती है, या बूम कंडीशन वो कंडीशन होती है जहाँ पर हर प्रोडक्ट की, जहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट्स की डिमांड ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडस्ट्रीज़ या फिर बिज़नेस हैं वो बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं तो नेचुरली लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम टू डिप्रेशन, स्लो डाउन बोलते हैं, रिसेशन भी बोलते हैं। यहाँ पर मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। एक आपने वर्ड सुना होगा बाय द बिजनेसमैन जो मोस्टली बोलते हैं बहुत मंदा चल रहा है। मंदा मीन्स कि डिमांड इज़ वेरी लो, बहुत कम डिमांड चल रही है, लोग डिमांड नहीं कर रहे, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी नहीं ग्रो हो पा रहा। तो लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, मंदी चल रही है, रिसेशन चल रहा है मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे इंडस्ट्रीज़ भी कम प्रोडक्शन करेंगी। जब डिमांड ही नहीं है तो प्रोडक्शन क्यों करें? कम प्रोडक्शन तो देयर इज़ लो अमाउंट ऑफ या लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। तो वहाँ पर वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा मतलब कम पे आ जाएगी। तो हम इसको कैसे दिखाते हैं? अगर मुझे दिखाना पड़े बूम और डिप्रेशन को, तो बाय आज़ीन, तो बूम क्या है? ये जो ऊपर हम अच्छे कंडीशन में हैं, बूम नीचे आ जाएंगे तो ये डिप्रेशन में आ गए, फिर बूम, फिर डिप्रेशन। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट की कंडीशन क्या चल रही है, बूम पे चल रही है, रिसेशन पे चल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंगली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एक लाइन में बोलना पड़े तो इफ़ देयर इज़ अ बूम कंडीशन, लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, बूम। एंड इफ देयर इज़ अ रिसेशन और डिप्रेशन मार्केट, देन थोड़ी सी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड होगी। राइट, चलिए सिंपल सा पॉइंट था ये। देन कम टू सीजनल फैक्टर्स। सीजनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स, ये फैक्टर्स भी बहुत इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। एक सिंपल सी बात समझो, देखो बेटा, अगर सपोज़ मेरा एक बिज़नेस ऐसा है जो कि पूरे 12 महीने मतलब 12 मंथ्स वो बिज़नेस मेरा चलता है। राइट, मेरा है सपोज़ टेक्सटाइल का बिज़नेस है या बेडशीट्स का बिज़नेस है। पता है पूरे 12 महीने लोगों को बेडशीट्स की ज़रूरत है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं खाने पीने या समथिंग लाइक दैट। शूज़ का बिज़नेस है, वो भी 12 महीने लोगों को ज़रूरत है। तो ऐसे में मुझे क्या ज़रूरत है लार्ज स्टॉक बनाने की? क्यों? क्योंकि मैं क्या करूँगी, वो तो 12 महीने डिमांड में रहेंगी मेरी गुड्स, तो मैं क्या करूँगी, बनाऊँगी और बिक जाएंगी, फिर पैसा आ जाएगा, बनाऊँगी और फिर बिक जाएंगी, जैसे ही बिकेंगी मेरे पास पैसा आएगा। मतलब वर्किंग कैपिटल की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी जो जिस तरह का मैं बिज़नेस कर रही हूँ या फिर जिस गुड्स में मैं बिज़नेस कर रही हूँ वो उसकी डिमांड पूरे 12 मंथ्स रहती है। राइट, अब
दूसरी कुछ ऐसी गुड्स होती हैं जो कि सीजनल डिमांड होती हैं, जिनकी सीजनल डिमांड होती हैं, जैसे लाइक एसी, कूलर, लाइक वूलन जो होते हैं, इनकी डिमांड एक पर्टिकुलर टाइम पे ही होती है। लाइक मुझे कूलर नहीं चाहिए, मुझे एसी भी नहीं चाहिए अपने समर सीज़न में, विंटर सीज़न में, तो ऐसे में मैं डिमांड नहीं करूँगी। बट लेकिन ये जो लोग होते हैं जो कि जिनका इनका बिज़नेस होता है, वो लोग पूरे साल इसको बनाते हैं। क्यों? ताकि जब एकदम डिमांड आएगी, समर में डिमांड आती है, तो वो उस डिमांड को पूरी कर सकें। तो ऐसे में उनको बहुत सारा स्टॉक बना के रखना पड़ता है, लेकिन उनका स्टॉक बिकता नहीं, जिसकी वजह से कैश उनके पास आता नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा स्टॉक को स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक को स्टोर करने के लिए उनको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी चीज़ें उसी टाइम नहीं बिक रही हैं, वो एक पर्टिकुलर सीज़न के आने पर बिकती हैं, तभी उनको कैश मिलता है, तभी उनको पैसा मिलता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जिनका 12 मंथ्स तक का बिजनेस है, मतलब सीजनल फैक्टर नहीं इफ़ेक्ट करते, तो ऐसे में उनको कम वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन वो बिज़नेस जो कि सीजनल फैक्टर पे बेस्ड हैं, या फिर हमें कहें कि सीजनल बिजनेस करते हैं या सीजनल गुड्स का बिजनेस करते हैं, उनके लिए ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक लार्ज स्टॉक ऑफ द गुड्स रखना पड़ता है बनाकर, और उसको वो जो कि बाद में सेल करते हैं जब वो का सीजन आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं, दैट इज प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल इज दैट साइकिल दैट टाइम दैट इज स्पेंड इन प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। वो टाइम जो कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स में लग रहा है, वही प्रोडक्शन साइकिल है। एक बार इसको पढ़ते हैं बेटा, प्रोडक्शन साइकिल क्या है। देखो, प्रोडक्शन साइकिल को मैं स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले प्रोडक्शन करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल ख़रीदना चाहिए। रॉ मटेरियल ख़रीदती हूँ मैं, रॉ मटेरियल ख़रीदूँगी, फिर उसको काम स्टार्ट होगा, वर्क इन प्रोसेस में चलेगा, प्रोग्रेस रहेगा, फिर उसके बाद वो फिनिश प्रोडक्ट में बनेगा, और फिनिश प्रोडक्ट के बाद आप उसको सेल करेंगे। राइट, अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल को और दे देती हूँ इसमें, तो मैं ये कहूँगी कि डेटर्स हम क्रेडिट सेल करेंगे, फिर डेटर के पास जाएगा और मुझे फिर पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा। तो प्रोडक्शन साइकिल में प्रोडक्शन से रिलेटेड देखते हैं। अब देखिए, अगर मेरा काम ऐसा है या मेरा बिजनेस ऐसा है जिसके में प्रोडक्शन साइकिल वेरी लॉन्ग है, बहुत ज़्यादा है, लंबा है, मतलब बहुत टाइम लगता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में फिनिश प्रोडक्ट में, तो ऐसे टाइम में तो मुझे बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जब वो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है फिनिश प्रोडक्ट में, तब तक क्या मैं खाली थोड़ी बैठी रहूँगी, मैं और भी स्टॉक लाऊंगी, और स्टॉक को भी फिर चेंज करना शुरू करूँगी, फिर और भी स्टॉक लाऊंगी। बट वो लंबा टाइम जो लग रहा है फिनिश प्रोडक्ट, मतलब मेरे हाथ में कैश नहीं आ रहा तब तक, तो मेरे हाथ में कैश नहीं आ रहा तो क्या मैं प्रोडक्शन को बंद कर दूँगी? नहीं, मैं आगे आगे स्टॉक लाती रहूँगी और उसको अपना बिजनेस को करती रहूँगी, और आगे आगे स्टॉक लाने में मुझे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। राइट, तो इसलिए मैं कहूँगी कि यहाँ पर वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा है। लेकिन ऐसे बिजनेस जहाँ जिनका प्रोडक्शन साइकिल बहुत ही लो है, मतलब छोटा सा है, मतलब फटाफट रॉ मटेरियल आया, एकदम फिनिश प्रोडक्ट में चेंज हुआ और बिक गया। राइट, तो ऐसे में तो फटाफट हाथ में पैसा भी आ गया, दोबारा लाया, दोबारा फिनिश प्रोडक्ट में चेंज किया, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। इन अ लाइन अगर मुझे बोलना पड़े तो जहाँ पर जिन बिज़नेस का प्रोडक्शन साइकिल बहुत बड़ा है, लंबा है, तो ऐसे में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और जहाँ पर प्रोडक्शन साइकिल बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो ऐसे में कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? तो नेक्स्ट, क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और स्टूडेंट्स को ये पॉइंट हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हो गए जो हमेशा दिमाग में रहेंगे। क्रेडिट अलाउड एंड क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अलाउड मीन्स क्या होता है कि हम कितना क्रेडिट अपने जब हम सेल करते हैं किसी भी गुड्स को, तो कितना क्रेडिट हम अलाउ करते हैं अपने डेटर्स को। मतलब एक सिंपल सा सिचुएशन लो, अगर मैं अपनी गुड्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट पे बेचती हूँ, मतलब 75% ऑफ गुड्स मेरी क्रेडिट पे ही बिकती हैं, उधार पे ही बिकती हैं, तो इसका मतलब मेरे पास कैश तो जल्दी आने वाला नहीं है। तो अगर कैश जल्दी नहीं आने वाला तो क्या मैं प्रोडक्शन रोक दूँ? नहीं, मुझे पैसे की ज़रूरत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी गुड्स को क्रेडिट पर बेचती हूँ। अगर यही मैं कैश पे बेचती होती तो फटाफट मेरे पास कैश आता,
मेरे को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत नहीं है, उसी कैश से मैं स्टॉक खरीदती, फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ज़्यादा क्रेडिट अलाउड करती हूँ, मतलब अब जिनको मैं सेल करती हूँ अपने गुड्स को और उनको क्रेडिट ज़्यादा टाइम के लिए भी अलाउड करती हूँ या ज़्यादा लोगों को अलाउड करती हूँ, ऐसे में मेरे पास कैश की कमी रहेगी। तो ऐसे में उन बिजनेसमैन को ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ज़्यादा लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं। और अगर वो कैश में करते होते तो फिर कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती होती है। अगर वो कैश का बिज़नेस रहता है, मतलब उनका कोई भी उधार में बिज़नेस नहीं चलता एट दैट टाइम। चलिए, और इसी से जुड़ा है क्रेडिट अवेल्ड। अब उल्टा चलते हैं, यहाँ पर हमारे सप्लायर, मतलब जिनसे मैं गुड्स खरीद रही हूँ, जिनसे मैं स्टॉक खरीद रही हूँ, रॉ मटेरियल खरीद रही हूँ, और जो सप्लायर अगर मेरे को ज़्यादा क्रेडिट अलाउड करते हैं, ठीक है, 6-7 महीने तक आपको उधार दे दिया, या फिर वो बहुत एक बड़ी क्वांटिटी में मुझे एक क्रेडिट देते हैं, ठीक है, इतना बड़ा स्टॉक मैंने आपको उधार पे दे दिया, तो ऐसे में मुझे वहाँ पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब मुझे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। तो फिर अगर मैं इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करूँ तो मैं ये कहूँ कि अगर मुझे अच्छा क्रेडिट अवेल हो रहा है, ज़्यादा टाइम का क्रेडिट अवेल हो रहा है, मेरे सप्लायर मुझे ज़्यादा क्रेडिट अवेल करवा रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे मुझे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन अगर मुझे क्रेडिट मिलता ही नहीं है, कैश में पेमेंट करना पड़ता है, सब कुछ उसी टाइम कैश में पेमेंट करना है, तो नेचुरली मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत रहेगी। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग क्या होता है या ऑपरेशंस क्या होते हैं? काम, मतलब आप किसी भी काम को करने में कितने एफिशिएंट हैं। अगर काम को करने में एक बिज़नेस बहुत ही एफिशिएंट है, उनके वर्कर्स बहुत अच्छे हैं उस काम को करने में, तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। कैसे? देखो, एक सिंपल, अगर सपोज़ रॉ मटेरियल लिया मैंने और मेरे जो एम्प्लॉयज़ हैं, मेरे लेबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, तो वो क्या करेंगे, फटाफट उसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज करेंगे। और मेरे जो डेटर हैं वो भी ठीक है, मेरे सेल्समैन अच्छे हैं, तो फिर फटाफट पैसा ले आएंगे डेटर से। तो मतलब वो बहुत एफिशिएंट है, फटाफट सेल किया, फटाफट पैसे को वापसी ले आया अपने बिज़नेस में। तो ऐसे में मुझे कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है हमारे बिज़नेस, हमारे जो लोग हैं वो भी एफिशिएंट नहीं हैं, धीरे धीरे रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, दैन फिनिश प्रोडक्ट जाके क्रेडिट पे बिकता है, फिर क्रेडिट से बहुत टाइम के बाद जाके हमारे को पैसा मिलता है, तो ऐसे टाइम पे मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड पड़ेगी। मतलब एक सिंपल सा बात, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, फटाफट रॉ मटेरियल, फटाफट फिनिश प्रोडक्ट, फटाफट बिक रहा है और फटाफट आपके पास कैश आ रहा है, तो इसका मतलब आप बहुत एफिशिएंट हैं, आपका बिजनेस बहुत एफिशिएंटली चल रहा है, आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन अगर इसी का उल्टा है, बहुत कुछ स्लो, मतलब एफिशिएंट नहीं है काम करने में, तो ऐसे में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, राइट। चलिए नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, बेटा देखो, कई बार ऐसा रॉ मटेरियल, हम कई बार ऐसे प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या कई इसी ऐसे बिज़नेस में होते हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल बहुत मुश्किल से मिलता है, तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि हम रॉ मटेरियल का स्टॉक रखें। मतलब अगर रॉ मटेरियल को मुझे स्टॉक रखना पड़ेगा, मतलब बहुत पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसको स्टॉक रखने में, है ना, इसका मतलब लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर सपोज मुझे तो फटाफट रॉ मटेरियल मिल जाता है, तो मैं फिर स्टॉक क्यों रखूँगी रॉ मटेरियल का? मतलब मुझे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की क्यों ज़रूरत है, ज़्यादा पैसे की क्यों ज़रूरत है? मैं तो फटाफट रॉ मटेरियल खरीदूँगी, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एट एनी टाइम, किसी भी टाइम में ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। तो फिर मैं फटाफट स्टॉक खरीदूंगी और रॉ मटेरियल खरीदूंगी, फटाफट इसको फिनिश प्रोडक्ट में चेंज कर दूंगी, मैं इसको स्टॉक थोड़ी रखूंगी। मतलब ज़्यादा पैसे को मैं वर्किंग कैपिटल में बांध कर नहीं रखूंगी। तो सिंपल सी चीज़, अगर आप जो भी रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो बहुत ईजीली अवेलेबल है तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, और अगर वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलता है तो ऐसे में आप उसका स्टॉक रखेंगे और स्टॉक में ही बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपकी यूज़ हो जाएगी, मतलब ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, राइट। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश्ड, पूरा चैप्टर ख़त्म है। चलिए अब फटाफट एक रिकैप करते हैं छोटा सा। वर्किंग कैपिटल क्या होती है ये हम कर चुके थे, बट आज मैंने आपको बताया लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को वर्किंग कैपिटल इफेक्ट करती है, इसलिए फाइनेंस मैनेजर को हमेशा ध्यान से ही डिसीजन लेना चाहिए ताकि लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी में एक बैलेंस बना रहे। नेक्स्ट इज कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, दो चीज़ें, ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ट्रेडिंग बिजनेस कम वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ बिजनेस, लार्ज स्केल ज़्यादा वर्किंग कैपिटल,
स्मॉल स्केल, कम वर्किंग कैपिटल। बिजनेस साइकिल बड़ा लॉन्ग है आपका, तो ऐसे में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग ज़्यादा पॉजिटिव रिलेशनशिप। और अगर मान लो बिजनेस साइकिल आपका बहुत छोटा सा है, बहुत जल्दी फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, तो फिर आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। देन कम टू सीजनल फैक्टर। अगर आप कोई ऐसी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि सीजनल इफेक्ट करती है या सीजनल गुड है, तो ऐसे टाइम में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप ऐसी गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि 12 महीने बिकती है, तो ऐसे में आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। देन प्रोडक्शन साइकिल, इट वाज थोड़ा सा खचपच हो गया। बिजनेस साइकिल में था बूम और डिप्रेशन। तो बूम और डिप्रेशन, तो अगर बूम चल रहा है तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, डिप्रेशन चल रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। प्रोडक्शन साइकिल में पहले बता चुकी हूँ, ज़्यादा प्रोडक्शन साइकिल, ज़्यादा आपका लंबा टाइम है प्रोडक्शन करने में, तो ऐसे में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आप कितना क्रेडिट अलाउ कर रहे हैं लोगों को, ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए क्रेडिट अलाउड कर रहे हैं, आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। अपना बिजनेस कैश में करते हैं, कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। क्रेडिट अवेल्ड, यहाँ आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है, आपके सप्लायर अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक के लिए दे रहे हैं, आपको कम कैश की ज़रूरत है या कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ आप कैश पेमेंट करते हैं तो फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। देन ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, तो ये चीज़ तो है, अगर हम लोग हर काम करने में एफिशिएंट हैं बिजनेस के, तो ऐसे में आपको कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, क्योंकि आप फटाफट काम कर रहे हैं, फटाफट आपको कैश मिल रहा है। और अगर मान लो हम लोग ज़्यादा अच्छी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है बिजनेस में, तो ऐसे में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल बहुत स्केर्स है, बहुत मुश्किल से मिलता है आपको, तो ऐसे में आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है। लेकिन अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हर टाइम आपके पास अवेलेबल है, कोई मुश्किल नहीं है रॉ मटेरियल में गेट करने में, तो आपको फिर कैसी ज़रूरत पड़ेगी, कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। चलिए आज के लिए इतना ही, टॉपिक कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना है, लाइक करते हो तो फिर मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।